डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री गोपाल नारायण सिंह जी, कुलाध्यक्ष डॉक्टर हरकेश सिंह जी, जो छपरा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भी रह चुके हैं। मुझे प्रसन्नता भी है कि उनकी नियुक्ति मेरे ही हाथों से हुई थी। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति श्री डॉक्टर संजय सिंह जी, जो पूर्व में डॉक्टर आम्बेडकर सेंट्रल विश्वविद्यालय लखनऊ के वाइस चांसलर रह चुके, उनको आज मैं मंच पर देखकर इसलिए और भी प्रसन्न हूँ कि उनकी नियुक्ति भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाते मेरे ही हाथों से हुई थी। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जी, सचिव श्री गोविंद नारायण सिंह जी, प्रबंध निदेशक श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह जी, यहाँ उपस्थित संकाय सदस्यों और गौरवान्वित अभिभावकगण, आज के दीक्षांत समारोह में उपाधि पा रहे प्यारे छात्र छात्राओं, देवी और सज्जनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं बिहार से जुड़ा रहा, न केवल जुड़ा रहा बल्कि काफी गहराई तक जुड़ा रहा। गहराई में इसलिए कहता हूँ कि जब मैं यहाँ से जाने वाला था, मेरे 2 वर्ष ही पूरे नहीं हुए थे राज्यपाल के, तो जब उस समय भी हमारे प्रदेश के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी थे और वो राजभवन आए तो बधाई देने के लिए, तो बधाई उन्होंने कहा कि राज्यपाल रहते हुए, तो इसके पहले भी जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन भी यहाँ से गए थे, वो राष्ट्रपति बने थे, लेकिन आप में उनमें अंतर है। अंतर ये है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार से जब गए तो उपराष्ट्रपति बने और उसके पश्चात राष्ट्रपति बने। आप केवल और केवल ऐसे राज्यपाल हैं बिहार से जो कि राज्यपाल रहते हुए सीधे आप राष्ट्रपति बने। एक बात उन्होंने और कही कि हम सब यद्यपि आपको अपेक्षा कर रहे थे कि 5 साल तक आप यहाँ रहेंगे, लेकिन आप जा रहे हैं, तो एक मुझे अधिकार दे दीजिए कि जब भी आप बिहार आएं तो मैं आपको दूसरे राष्ट्रपति होंगे जिसको मैं बिहारी राष्ट्रपति कहूँगा। पहले थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू और दूसरे जो है वो आप। इस बात का मैंने उल्लेख इसलिए किया कि बिहार से जो मुझे प्यार और सम्मान मिला, उसको मैं आज तक भूल नहीं पाया। गोपाल बाबू को मैं बहुत पहले से जानता था, हम लोग एक ही पार्टी में काम करते थे, लेकिन जब मैं राष्ट्रपति बना तो ये मुझे मिले और इनका आग्रह था कि मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि आप जब बिहार के राज्यपाल थे तो आप उच्च शिक्षा में सुधार के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, आपने किया भी, लेकिन आज आप राष्ट्रपति हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे विश्वविद्यालय में भी पधारें। और आज जो उनका भावुक होना, सही मायने में गोपाल बाबू आप भावुक इतने नहीं हुए जितना मैं भी भावुक हो गया। भावुक इसलिए क्यों उनके मन में एक तड़पन थी और उन्होंने मुझे, तो मैंने उनके विनम्रता से कहा, गोपाल बाबू यह राष्ट्रपति पद का देखने में सब लगता है बहुत बड़ा, ये वो जिम्मेदारियां बहुत हैं, और उस समय जब मैं था तो लगभग by virtue of being the president of India, I happened to be the visitor. उसको visitor कहते हैं, visitor of about 155 central universities, including IITs, IIM, IIM, and other national institute and other
इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। तो मैंने उनको कहा कि देखिए मेरी मजबूरी को आप समझ लीजिए, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ है 155, मैं इनमें एज विजिटर मुझे नहीं लगता है कि मैं 5 साल में जा पाऊँगा। और आप अगर अपेक्षा करें कि मैं किसी प्राइवेट विश्वविद्यालय में आके, लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलेगा यहाँ रहते हुए या फिर यहाँ से बाहर जाते हुए, जब भी मौका मिलेगा आप बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊँगा। देवी और सज्जनों, जब मैं यहाँ राज्यपाल था तो राजेंद्र बाबू, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य मिला, उनका जन्म स्थान जीरादेई जिला सिवान में स्थित है। मुझे 2 बार वहाँ जा कर के उनकी प्रतिमा को नमन करने, उनका आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्य मिला। सचमुच में बहुत बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। आज जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे कुछ नई चीजें भी देखने को मिली। पटना इस प्रदेश की राजधानी है। पटना में राज्यपाल के बतौर मैं पौने 2 साल तक रहा, लेकिन एक ग्रामीण परिवेश में एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत इतना बड़ा, जिसकी हमारे मंत्री जी भी बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा मंत्री जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते इतना बड़ा मैंने जो ऑडिटोरियम है वो मैंने बिहार में नहीं देखा। ये पटना की भी मैं बात करता हूँ, पटना राजधानी है, मुझे नहीं पता इस बीच में शायद बन गया हो इतना बड़ा, वो जो पहले नया बन गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, एकेडमिक एक्सीलेंस जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पहले दिस इज अ प्री कंडीशन कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी बहुत जरूरी है। आज मंत्री जी ने एक बात का और भी उल्लेख किया, हमारी बेटियां। आज इसमें हम देखें कि जिनको गोल्ड मेडल मिला है उनकी संख्या मैं आता हूं संख्या पर, लेकिन आज जो 22 गोल्ड मेडल प्राप्त करने वालों में से 19 गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली हमारी बेटियां हैं। अब मैं एक समाज का जो ट्रेंड है, अवधारणा है, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। अभी जब हमने बेटियों की उपलब्धियों के बारे में बात की, तालियां तो बजी, मंत्री जी ने भी बात की थी, उस समय मैं बड़े माइन्यूटली देख रहा था, तालियां तो बजती थी, लेकिन जो हमारे मेल मेंबर्स हैं, वो हमारे विद्यार्थी हों अथवा अभिभावकगण हैं, उनके हाथों से तालियां नहीं बजी। उसका कारण क्या है? कारण ये है, वी आर स्टिल लिविंग इन ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। वो हमें परिवर्तन करना है। बेटियां हमारी ही हैं, आपको लगता हुआ शायद दूसरे की बेटियां हैं, वो बेटियां हैं। कल यहाँ से जो बेटी निकल करके अगर जाती है, भारत सरकार हो या देश के नेतृत्व देती है, तो उसके लिए क्या बिहार का गौरव नहीं होगा? ये हमें इस मानसिकता, और उसी मानसिकता को मैं दूसरे रूप में, गोपाल बाबू, आज मैं अपने मंच पर भी देख रहा हूं, मंच पर जितने भी हैं वो सब पुरुष डाउन है। वहां पर हमें कोई भी, हमारी बहन, हमें महिला भागीदारी नहीं मिली। जब हम सोसाइटी को इंक्लूसिव दृष्टि से देखते हैं तो उसमें वहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको उस पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। ब्लेम इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो एक ट्रेंड चला रहा समाज में, लेकिन आज जो मैं कह सकता हूँ कि 22 बेटियों में से यदि 22 मेडलिस्ट में से यदि 19 हमारी बेटियां हैं, तो ये बेटियां, इसका मतलब है, ये जिसका मंत्री जी ने भी उल्लेख किया, दिस इज दी फ्यूचर, न्यू फ्यूचर ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया।
और इन्हीं में से निकल करके आप ढूंढिए, आप ढूंढेंगे तो आपको बेटियां भी मिलेंगी, और वो जो है अगला आपका जो कन्वोकेशन होगा, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी उसमें मंच पर हमारी महिलाएं भी हों। इस बिहार राज्य बहुत विशेषताएं हैं, और वो विशेषताओं को उल्लेख में जब भी राष्ट्रपति था तब भी मैं करता था, बिहार में कम करता था लेकिन बाहर जाकर के ज्यादा करता था। देवी और सज्जनों, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, चाणक्य और विश्वामित्र जैसे महाज्ञानियों की धरती बिहार में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के इस सुंदर परिसर में आज आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम मैं आज विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में उपाधि पा रहे सभी छात्र छात्राओं और पदक विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, और साथ ही साथ आपके माता पिता, गुरुजनों और शुभ चिंतकों के लिए भी ये एक यादगार क्षण है। आज आपकी ये उपलब्धि इन सबके सतत समर्थन के कारण ही संभव हुई है। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस वंडरफुल अचीवमेंट। आज भारत के विश्वविद्यालयों में जहां भी जाता हूं, ये देखकर अपार प्रसन्नता होती है कि हमारी बेटियां भी हमारे बेटों के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। कहीं कहीं तो हमारी बेटियां आगे भी निकल रही हैं। मुझे ये देखकर हर्ष हो रहा है कि यहाँ के विद्यार्थियों में भी लगभग आधी संख्या बेटियों से ज़्यादा है, और जिसका प्रतिशत हमने निकाला है तो ये करीब 86% है। 86% आर अवर डॉटर्स। आज के देवी और सज्जनों, अनादिकाल से ही देश विदेश में लोग अपनी ज्ञान की तृष्णा मिटाने के लिए बिहार की धरती की तरफ खिंचे चले आते हैं। बिहार हमेशा से ऋषियों, मुनियों और चिंतकों की कर्म स्थली रहा है। हमारे शास्त्रों में भी माना गया है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात विद्या धन सभी धनों से श्रेष्ठ। मुझे प्रसन्नता है कि इसी परंपरा को चरितार्थ करते हुए गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के कुछ ही वर्षों में भारतवर्ष के शैक्षणिक मानचित्र पर स्थापित हो चुका है। मुझे ये जानकर और भी प्रसन्नता हुई कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बिहार के निजी क्षेत्र में सर्वाधिक 250 चिकित्सा स्नातकों के नामांकन करने वाला संस्थान बन गया। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय में सभी प्रोफेशनल कोर्सेज को इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ विद्यार्थियों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए जरूरी स्किल्स और कोर्सेज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये सभी पहले जो इनिशिएटिव्स हैं सराहनीय हैं, और इसके लिए मैं कुलाध्यक्ष, कुलाधिपति, कुलपति एवं सभी संकाय सदस्यों को बधाई देता हूँ। प्रिय छात्र छात्राओं, इस ऑडिटोरियम की एनर्जी देखकर लग रहा है कि हमारे युवा आत्मविश्वास से भरपूर हैं। हम सब भाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में जी रहे हैं जब हमारा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान हासिल कर चुका है। हम एक विकसित देश बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप सब तो और भी भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे ऐतिहासिक क्षण में अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। आज आप ये विश्वविद्यालय छोड़कर अवश्य जा रहे हों, लेकिन ध्यान रखें, आपकी शिक्षा यहीं समाप्त नहीं होती। लर्निंग नेवर एंड्स, ये हमेशा से सत्य था, लेकिन आज के युग में ये पहले से भी कहीं ज़्यादा प्रासंगिक है। 21वीं सदी में सफल होने के लिए सिर्फ एक बार सीखना ही पर्याप्त नहीं है। 21वीं सदी में सफल होने के लिए आपको अपने ज्ञान और कौशल को लगातार निखारना पड़ेगा।
निरंतर नया कुछ सीखना पड़ेगा। आउटडेटेड तरीकों को छोड़कर अपने ज्ञान को, अपने कौशल को अपडेटेड रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू रेगुलरली एंड कंटिन्यूअसली लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। आई एनकरेज यू ऑल टू एम्ब्रेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग। साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप सब क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस और इफेक्टिव कम्युनिकेशन जैसी सदाबहार स्किल्स को भी अपने अंदर कल्टीवेट करते रहें। टेक्नोलॉजी तो तेजी से बदलती रहती है, पर हमारे अंदर का सॉफ्टवेयर जीवन भर हमारे काम आता है। आप सबने अपने अपने भविष्य के लिए योजनाएं भी बनाई होंगी, सपने भी देखे होंगे। अब आपके सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करने का समय आया है। सपने देखना बहुत अच्छी बात है। हमारी कल्पनाएं ही हमें अपने भविष्य निर्माण के लिए एफर्ट डालने की प्रेरणा देती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास और मेहनत करना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है, लेकिन सफलता का समय ईश्वर निर्धारित करता है। आने वाले वर्षों में आप अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करेंगे, परंतु ये भी सत्य है कि जीवन की राह उतार चढ़ाव से भरी होती है। अप्स एंड डाउन्स आर ए पार्ट ऑफ एवरी लाइफ। अपने जीवन की राह में जब भी कोई छोटी मोटी बाधा आपके सामने आए, बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप सब भगवत गीता के उस श्लोक को हमेशा याद रखें जिसमें कहा गया है, कर्मण्यो आदिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सवा कर्मणि। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना आपका अधिकार है, लेकिन कभी भी परिणामों के प्रति आसक्त न हो। जब भी आपको असफलता या कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो हिम्मत न हारें, इसे विनम्रता से स्वीकार करें। एक कदम पीछे हटें और सोचें कि क्या और अलग किया जा सकता है और कौन से अन्य उपाय अपनाए जा सकते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहें, अंततः सफलता आपको मिलेगी। कबीराज बरंद ने कहा था, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरे आवत जात ते सिल पर परत निशान। आखिरकार निरंतर प्रयास के द्वारा एक नरम रस्सी भी कुएं के कठोर पत्थर पर अपना निशान छोड़ देती है, तो आपको अपना निशान बनाने से कौन रोक सकता है। आप जो भी करें उसे हमेशा हार न मानने की भावना रखें और फिर स्काई इज द लिमिट फॉर यू। Always remember, we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. प्रिय छात्र छात्राओं, देवी और सज्जनों, कभी कभी मैं जब अपनी जीवन यात्रा के बारे में सोचता हूँ तो ये पाता हूँ कि मेरी यात्रा थोड़ी कठिन जरूर थी, परंतु बहुत संतोषदायक थी। मेरा जन्म और पालन पोषण उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक छोटे से गांव में हुआ। आर्थिक कठिनाइयां मेरे लिए शुरुआती जीवन का एक अभिन्न अंग थी। मेरे गांव में सिर्फ एक प्राथमिक विद्यालय था और उसकी भी कोई बिल्डिंग नहीं थी। पीपल के पेड़ के नीचे हमारी कक्षाएं लगती थी। माध्यमिक शिक्षा के लिए मुझे 6 किलोमीटर नंगे पैर पैदल दूसरे गांव में जाना पड़ता था। गर्मियों के मौसम में तो पैर झुलस जाते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैंने आगे बढ़ते रहने का साहस कभी नहीं छोड़ा। अपनी जीवन यात्रा में मुझे कई रोचक भूमिकाओं में कार्य करने का मौका मिला। अपने देश के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर मिला, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का परम सौभाग्य मिला। जब मैं आपकी तरह युवा था तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक दिन मेरी ये यात्रा मुझे गांव से शहर, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा से राज्यपाल और अंततः दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति पद तक ले जाएगा। मुझे विश्वास है कि जो मेरी पृष्ठभूमि है, शायद यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं
बहुत से छात्र छात्रा हैं, वो अपने जीवन को मेरे जीवन के प्रारंभिक दिनों से जोड़कर देख रहे होंगे। यहाँ एकत्रित मेरे कई युवा मित्र मेरी साधारण पृष्ठभूमि से खुद को जोड़कर देख रहे होंगे। हमेशा याद रखें कि आपके सामने एक बहुत बड़ी लंबी जिंदगी है और आपको अभी बहुत आगे जाना है। कभी भी छोटी मोटी कठिनाइयों से परेशान ना हो। कीप मूविंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग। मैंने आपको कठिनाइयों के बीच कभी आत्मविश्वास न खोने की सलाह दी। उसी का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू है, आप कभी भी जब भी आपको सफलता मिले, whatever achievement you have got, आप विनम्रता बनाए रखें। That is most important. You have to forget ego. कितनी भी बड़ी सफलता मिले, अपने अंदर कभी अहंकार ना आने दें। Always keep in mind that विद्या, आप यहाँ से जो लेकर जा रहे हैं वो विद्या लेके जा रहे हैं। विद्या ददाति विनयम। The knowledgeable and wise are always humble and they are always respected. प्रिय छात्र छात्राओं, किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म सक्सेस प्राप्त करने में फिजिकल और मेंटल फिटनेस का बहुत बड़ा रोल होता है। ए हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी। हमारा भारत तो योग और प्राणायाम के विज्ञान की जन्मस्थली है। आप सभी लोग स्टूडेंट्स हैं। अभी हाल में एक लैंसेट की रिपोर्ट आई थी। ही इज ए यूरोपियन रिसर्चर ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और उसमें उन्होंने दिखाया कि पूरे दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसमें कि फिजिकल और मेंटल जो आपकी इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका मैंने जानबूझ के उल्लेख किया है, जानबूझ करके इसलिए क्योंकि जब मैं ये कहता हूँ कि योगा या फिजिकल एक्सरसाइज कभी भी दे आर दी, भारत जो है इट इज़ दी मदरलैंड, लेकिन इसके बावजूद फिर भी हम भूलते चले जा रहे हैं। एक मैं आप सबके साथ घटना साझा करना चाहूँगा। ये वर्ष है 2018 में मैं एक विदेशी यात्रा पर सूरीनाम गया। सूरीनाम एक अफ्रीकन कंट्री है और वहाँ पर इट वॉज कोइंसिडेंस दैट द डे वाज द डे ऑफ योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। वहाँ के प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट हम दोनों ने मिल करके वो योगा डे सेलिब्रेट किया। अच्छी बात है। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट विजिट थी, नेक्स्ट डे, वो थी क्यूबा। और क्यूबा पास में एक कंट्री है। विशेषता ये थी कि क्यूबा एक स्टांच कम्युनिस्ट कंट्री है। आप देखेंगे दुनिया के 2-3 कंट्रीज हैं, चाइना हो गया, रसिया हो गया, एक क्यूबा, एक और है शायद नॉर्थ कोरिया। ये 4 कंट्री हैं, दे आर रिगार्डेड एज स्टांच कम्युनिस्ट कंट्रीज। मुझे कल्पना हुई कि भाई ये एक स्टांच जो कम्युनिस्ट कंट्री है क्यूबा, वहाँ योग से क्या लेना देना है। तो जब मैं क्यूबा गया ऑफिशियल विजिट पर, वहाँ पर सुबह जो होता है एक बायलैटरल टॉक्स होती है दोनों राष्ट्रपतियों की, वो हुई। उसके बाद उन्होंने लंच होस्ट किया। लंच में जब हम बैठे हुए थे उस समय इंडिया से हमारे साथ में विदेश मंत्री सुषमा जी भी थी। हमने देखा, हमने कहा कि भाई एक दिन पहले हमने 21 जून को सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल योगा डे, इनसे हम जरा पूछ लेते हैं। हमारे जो काउंटर पार्ट थे उनसे हमने पूछा, एक्सलेंसी yesterday the entire world celebrated International Yoga Day. How did your country do? अब मुझे उम्मीद थी कि शायद उनका नेगेटिव में आएगा। उनका एक्सलेंसी वी इक्वली सेलिब्रेटेड। तो मेरे मन में पूछा कि पूछो तो क्या, कैसे सेलिब्रेट कैसे किया आपने योगा डे। तो वो खड़े हो गए वहाँ के राष्ट्रपति, और खड़े होकर के उन्होंने साहब इस तरीके से एक्सरसाइज जैसे हम लोग करते हैं योगा का एक पार्ट ये भी है ना, सीधे करते फिर हाथ नीचे करते लाइक दिस, इस तरीके, और 1-2 उन्होंने आसन करके दिखाए। मैं खड़ा होकर के आई सैल्यूटेड हिम एंड रिक्वेस्टेड हिम, यू प्लीज टेक डाउन योर सीट। अब ये मैं जानबूझ करके मैं ये बता रहा हूँ क्यों ऐसा है। आखिर
योगा के महत्व को पूरी दुनिया समझ चुकी है। अभी हमारे बच्चों का, वो चाहे बेटियां हों या बेटे हों, इनकी जो इम्यूनिटी है, इनकी जो ताकत है, अभी देखिएगा ये अभी दौड़ती हुई, मैं ये कहना था कि दौड़ती हुई ट्रेन को कभी पकड़ना, लेकिन कभी अगर दौड़ लगानी पड़े तो आप पीछे रह जाओगे। ये जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी पार्ट को हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। मैं आज आप सभी बच्चों, मैं आपसे एक प्रतिबद्धता चाहता हूँ। आप योग हो या अन्य किसी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, यू हैव टू कीप योरसेल्फ फिजिकली एंड मेंटली फिट। फिजिकल एक्टिविटी को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें और अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ और फिटनेस को हमेशा प्रायोरिटी दें। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन आपको जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए आत्मविश्वास और ऊर्जा प्रदान करेगी। प्यारे बच्चों, मैं समाप्त करने वाला हूँ। समय ज़्यादा लगा, लेकिन बहुत बरसों बाद आया, तो जो मन में था, मुझे लगा कि अब कभी आऊँगा या नहीं आ पाऊँगा उसका कोई भरोसा नहीं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि तत्कर्म यन बंधाय सा विद्या या विमुक्तये। विद्या हमें सभी बंधनों से मुक्त करती है। मैं चाहूँगा कि आप सभी अपनी विद्या का उपयोग हमारे राष्ट्र को सभी प्रकार के अभावों व कुरीतियों से मुक्त करने के लिए लगाएं। मैं आप सबसे आग्रह भी करता हूँ, आप सभी अपने अपने तरीके से समाज के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, उपेक्षित हैं, पिछड़े हैं, अभी भी अनेक सुविधाओं से वंचित हैं, उनकी मदद, उनके उत्थान के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। I urge you to always strive to give back to the society. इस प्रकार आप राष्ट्र निर्माण में योगदान तो देंगे ही, साथ ही साथ अपार खुशी और संतुष्टि भी पाएंगे। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं चाहता हूँ आप सभी तेजी से बदलते विश्व के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ें। आप आधुनिकता को अपनाएं, लेकिन आधुनिकता को अपनाने के साथ साथ अपनी संस्कृति और उसके मूल्यों से भी दृढ़ता से जुड़े रहें। जिस तरह एक वृक्ष की जड़ें उसको पोषित करती हैं, भयंकर तूफान में भी उसे खड़ा करने का बल देती हैं, उसी प्रकार अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव आपको हमेशा आध्यात्मिक रूप में पोषित करेगा और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देगा। यहाँ पर मैं एक बार फिर एक घटना का उल्लेख करके समाप्त करूँगा। जब मैं राज्यपाल था तो एक बार मेरे कार्यकाल के दौरान बिहार से लगभग 5 अधिकारी, जो कि देवर पोस्टेड एज हाई कमिश्नर एंड एम्बेसडर, मतलब सीनियर इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स थे, और कोई पटना के निवासी था, कोई अररिया का था, कोई गया का था, इस तरीके से आए। एक शिष्टाचार मुलाकात हुई राज्यपाल से। मैंने उन सबसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा आप बिहार छोड़ करके कब गए? किसी ने कहा 20 साल पहले, किसी ने 30 साल, 25 साल। अच्छी बात है। पटना वालों को मैंने छोड़ दिया, उसमें 3 लोग जो थे पटना के बाहर के थे। पटना पहुंचना आसान है दिल्ली से, लेकिन अररिया हो, गया हो और यहाँ भी अगर आना हो तो देर लगेगी, नहीं जाते। मैंने पूछा आप कितने वर्षों से अपने गांव नहीं गए? उन्होंने कहा साहब, किसी ने कहा कि मुझे 13 वर्ष हो गए, फिर एक ने कहा कि साहब मेरा गांव में कुछ है ही नहीं, मेरी ज़मीन नहीं है, जो ज़मीन थी मेरे बाप दादों ने बेच दी, अब वहाँ कोई नहीं, रिश्तेदार नहीं, कोई चाचा ताऊ कोई भी नहीं, तो मैं वहाँ जाके क्या करूँ? मैंने कहा आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उसके आगे जाना चाहता हूँ। आपने कभी कल्पना की? तो उन्होंने, एक ने कहा कि साहब वहाँ तक हमारे यहाँ पक्की सड़क भी नहीं बनी। मैंने कहा अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। आप यदि एक बार चले जाइए और देख आइए, आपको लगे वहाँ कोई नहीं, आप जाइए, आपको यहाँ से गाड़ी मिलेगी बिहार सरकार से, आप इतने बड़े अधिकारी हैं, आप जाएंगे, जिला अधिकारी भी आपको मिलेगा, सब मिलेंगे। आप केवल जो चौपाल होती है, आपका मकान भी नहीं है, हम मान के चलते हैं, चौपाल में बैठ जाइए, एक चारपाई मंगवा लीजिए,
इतना तो आपका स्वागत होगा ना? कल हाँ साहब ये सब होगा, पानी भी पिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे। मैंने कहा आप एक बार होके आइए, आप देखेंगे कि जिस चौपाल में बैठ करके आप आधा घंटा 1 घंटा आप अपनी 2 गाड़ियों के साथ पहुंचे हो, कई बच्चों को देखोगे वहां पर जिनके शरीर पर पूरे वस्त्र नहीं है, केवल बनियान और निक्कर पहने हुए हैं, सर्दियों में भी, लेकिन वो कोई पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है, कोई दूसरी टीले पे बैठा हुआ, कोई दूसरी जगह बैठा हुआ, वो सब देख रहे हैं आपको। आप क्या सोचते हो वो ऐसे ही देख रहे हैं, आपकी गाड़ी को देखने आए? नहीं, वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनके आप पे जाने के बाद में उन्हीं बच्चों में से उनके मन में एक संकल्प बनेगा कि ये आदमी यदि इतना बड़ा अधिकारी बन सकता हमारे गांव का, तो मैं भी तो इसी गांव का रहने वाला। और जब आप वहां से लौट करके आइएगा तो आप मुख्य सचिव से मिल लीजिएगा, चीफ सेक्रेटरी जिसको कहते हैं। मैंने कहा उनसे मिल लीजिएगा और उनको आप लिखे 3-4 चीजें बता दीजिएगा कि मेरे गांव तक पक्की सड़क नहीं है, तुरंत बनेगी। मेरे गांव में प्राथमिक हेल्थ का सेंटर नहीं है, वो भी खुल जाएगा। आपके यहाँ विद्यालय नहीं है अगर प्राइमरी, तो वो भी खुल जाएगा। आप जो जो कहेंगे, जो बिना मंत्री जी के अनुमति के हो सकता है, वो आपका चीफ सेक्रेटरी कर देगा। एक बार आप जा करके तो देखिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो रूट्स हैं, प्लीज नेवर फॉरगेट योर रूट्स, कभी भी मत भूलिएगा रूट्स। जिनको हम सोचते हैं कि नहीं हमारे बाप दादे या रिश्तेदार हो, उनके पास कपड़े नहीं है, कभी कभी वो पहले कहानियाँ थी, अब वो कहानियाँ खत्म हो गई। जब वो जाते थे तो डीएम साहब अगर बैठे हैं तो किसी ने कहा साहब उस गांव से ये आए हुए हैं, वो उनके चाचा, वो कहते हैं नहीं नहीं वहाँ जो लोग बैठे हैं, नहीं नहीं वो कोई हमारे यहाँ घर में काम करते थे ना, वो है। अपने चाचा को ये बताते हैं, उनको कहते हैं उनको बिठा लो, उनको बिठा लो, हम अभी आते बुलाते हैं। मतलब इस प्रकार की जो तिरस्कार की भावना है, ये रूट्स को डिनाई करता है। और मुझे लगता है इसीलिए मैंने इसका उल्लेख किया कि आप अपनी आधुनिकता को अपनाने के साथ साथ अपनी संस्कृति और उसके मूल्यों से भी दृढ़ता से जुड़े रहें। मैं एक बार फिर आज ग्रेजुएट्स हो रहे सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं और आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।